हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी की एनसीईआरटीज। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये प्रिपेयर अलोंग है, यानी कि हम साथ साथ तैयारी करेंगे। आप कोशिश करिए कि सारे चैप्टर्स रेगुलरली करें एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर एनसीईआरटीज वेरी नाइसली। तो चैप्टर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो देखिए, चैप्टर 1 में हमने देखा कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी की क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और कहीं ना कहीं हमने ये समझा कि डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स और गवर्नमेंट दोनों को अपने अपने दायरे बताता है। सिटीजन के राइट्स क्या होंगे, गवर्नमेंट किन किन एरियाज में काम करेगी, कौन से एरियाज में इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी कि नो सिटीजन और नो गवर्नमेंट इज अबव दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। तो ये चैप्टर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस बताएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलोसफीज हमें समझाएगा, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, इंटरेस्टिंगली एनसीईआरटी की कहानी जो है साउथ अफ्रीका से शुरू होती है। हमें साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से कुछ बातें समझाने की कोशिश की गई है। तो हम सब जानते हैं, यूरोपियंस काइंड ऑफ मेड ऑलमोस्ट द एंटायर वर्ल्ड एज देयर कॉलोनी। तो साउथ अफ्रीका में भी यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुआ। पर देखिए, डिफरेंस क्या था। साउथ अफ्रीका में दीज यूरोपियंस एक्चुअली स्टार्टेड सेटलिंग डाउन। तो वो साउथ अफ्रीका में सेटल करना शुरू हो गए, और एक बहुत ही रिग्रेसिव, बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, डिस्क्रिमिनेटरी रिजाइम शुरू कर दी, जिसको हम बोलते हैं अपार्थाइड। बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें कैटेगराइजेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो जो वहाँ के नेटिव्स थे, which were black in color, they were forbidden from living in white areas। वो टैक्सीज नहीं ले सकते थे जिसमें वाइट्स हैं, हॉस्पिटल्स नहीं जा सकते थे, बीचेस उनके लिए बंद थे, स्विमिंग पूल्स नहीं यूज कर सकते थे। बेसिकली पीपल वर सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, विच वाज हाईली डिस्क्रिमिनेटरी। तो ऑब्वियसली कई लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम था नेल्सन मंडेला का। उनको बोला गया कि आप देशद्रोही हैं, आपने ट्रीजन किया है, और इसीलिए उनको वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन्स इन साउथ अफ्रीका, रॉबिन आइलैंड में रखा गया फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बट ऑब्वियसली बहुत सारा स्ट्रगल हुआ अपार्थाइड के अगेंस्ट, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करी। बहुत सारे लोगों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है फास्ट किया, रैलीज निकाली, प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, वाइट यूरोपियंस को, टू टेक सम एक्शन। तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, ये बात समझ में आई यूरोपियन गवर्नमेंट को कि दिस कैन नॉट हैपन फॉर लॉन्ग, और हमें कहीं ना कहीं ये जो अपार्थाइड प्रैक्टिस है इसको रोकना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसमें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था। पार्टी इस पूरे जो है ऑपरेशन सिस्टम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, एंड धीरे धीरे ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे ये रिपील किए गए। गवर्नमेंट में जिन लोगों को अरेस्ट किया था बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उनको छोड़ा गया। जिन पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगाया गया था वो हटाया गया, एंड फाइनली मीडिया वाज आल्सो फ्री। तो अब बात आई कि कैसे साउथ अफ्रीका के भविष्य का निर्माण किया जाएगा। एक देयर वाज अ नेशनल फ्लैग व्हिच वाज अनफ्लर्ड फॉर द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, और एक नई डेमोक्रेसी ने जन्म लिया। तो ऑब्वियसली वो जो पुरानी अपार्थाइड गवर्नमेंट थी उसको खत्म होना था, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। अब सवाल ये था कि ये गवर्नमेंट कैसे बनेगी जी, क्या डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होगी इसकी। और इसके लिए चाहिए था साउथ अफ्रीका को एक कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल तक डिस्कशंस हुए, डिबेट हुए, एंड दे केम अप विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस। आप देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन होकर आया, लोगों को राइट्स मिले। देखिए, डिसाइड किया गया कि नो बडी वुड नाउ बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं कि अभी तक वाइट माइनॉरिटीज ब्लैक को दबा रही थी, तो अब ब्लैक्स जो है वाइट को दबाएंगे। नो, द पॉइंट वॉज एवरीबडी शुड बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। किसी को भी हम डीमन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। सबने डिसाइड किया गया कि वील कम टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू कंट्री, फॉर्म अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें ये स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड होगी, किसी के भी अगेंस्ट किसी भी तरीके की हेटरेट नहीं होगी। एंड दैट इज हाउ केम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज भी दुनिया की कई डेमोक्रेसीज को जो है इंस्पायर करता है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट हियर। सवाल ये बनता है कि साउथ अफ्रीका को इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों थी। अब आप इस बात को समझिए। साउथ अफ्रीका में एक ग्रुप ऐसा था जो ओप्रेसर था, एक ग्रुप ऐसा था जो ओप्रेस था। टेल मी हाउ कैन दे ट्रस्ट ईच अदर। हमेशा ओप्रेसर को ही लगेगा कि यार अब हमारी जो फोरफादर्स हैं उन्होंने गलत किया है, तो अब हमारे साथ ऑपरेशन होगा। जो ऑपरेस थे उनको वही डर था कि कहीं फिर से वही ना हो जाए। तो देवर अ लॉट ऑफ फियर्स। और देखिए, फियर्स को सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है दैट यू कम इन टू कॉन्ट्रैक्ट। ये तो
पूरे देश को चलाने की बात है। इवन व्हेन वी प्ले समथिंग लाइक अ गली क्रिकेट, तो हम डिसाइड करते थे कि यहाँ तक जाएगा तो चौका, इसके ऊपर जाएगा तो इट विल बी कॉल्ड सिक्स। I hope you will be able to relate to what I'm saying. So even while playing gully cricket, we decided on some rules. Everything in life is bound by rules. People getting married, marriage vows, वो क्या है? Rules है। देश को चलाने के लिए भी तो कुछ रूल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ सब्सटैंशियल अग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी, और यही अग्रीमेंट किस फॉर्म में आया? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। देखिए, इसमें डेफिनेटली कुछ राइट्स दिए गए। ये डिसाइड किया गया कि जो वाइट माइनॉरिटी है उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एंड वाइट माइनॉरिटी ने भी इस बात को समझा कि कहीं ना कहीं मेजोरिटी रूल विल कम एंड एवरीबडी विल हैव वन पर्सन वन वोट। रिमेंबर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। ये भी एक्सेप्ट किया गया कि जो बेसिक राइट्स अभी तक पुअर वर्कर्स को नहीं मिल रहे थे, जहां जहां ब्लैक्स के साथ गलत हुआ था, वो अनडन किया जाएगा। एंड एवरीबडी एक्चुअली केम ऑन वन पेज, सब लोग साथ आए इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसको सिर्फ बोल देना काफी नहीं था, इसीलिए रिटन डॉक्यूमेंट वाज प्रिपेयर्ड। अगर हम चाहते कि ट्रस्ट रहे, हम चाहते कि लोग एक दूसरे की बात को समझें, तो उसे लिखना बहुत जरूरी था। एंड इट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजन्स को राइट्स दिए गए, एज आई सेड। रूल्स वर नॉट अबाउट वन वुड बी द विनर, वन वुड बी द लूजर। साउथ अफ्रीका शुड बी द विनर, ये डिसाइड किया गया। एंड ये भी बोला गया कि कोई भी गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं होगी, सुप्रीम क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अब देखिए, साउथ अफ्रीका के इस एग्जाम्पल से हम समझते क्या है? सबसे पहली बात, किसी भी कंट्री को एक रिटन सेट ऑफ लॉज बनाने पड़ते हैं जिससे सारे लोग सहमत होते हैं। ये रिटन सेट ऑफ लॉ उस देश के लिए सबसे सुप्रीम हो जाता है, और वहां रह रहे लोगों और गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है लोगों और गवर्नमेंट के बीच में। ये सबसे पहले ट्रस्ट आता है, कोऑर्डिनेशन आता है। यू कैन नॉट जस्ट से हम अब हैप्पीली एवर आफ्टर है, हम लोग साथ में रहेंगे, उसके लिए आपको रूल्स बनाने पड़ते हैं। सेकेंडली, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि देश की सरकार कैसे चलेगी, लेजिस्लेचर कैसे बनेगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन कैसे होगा। एवरीथिंग इज लेड डाउन। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट की पावर पर लिमिट क्या होंगे, गवर्नमेंट कौन कौन से एरियाज में इंटरफेयर नहीं कर सकती। सिटीजन राइट्स क्या होंगे, कैसे ये सिटीजन राइट्स गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करेगी। एंड फाइनली इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। हम कैसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं, विजन क्या है देश का, फ्यूचर में क्या अचीव करना चाहते हैं, ऑल दैट यू कैन सी व्हेन यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। इसीलिए आप देखते हैं ऑल कंट्रीज राइट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये जरूर है कि कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन ले आती है, तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन होना डेमोक्रेसी नहीं है, बट अगर आप अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहे हैं तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होना चाहिए। तो देखिए, अभी तक एनसीईआरटी ने हमें साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल से ये समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई एट ऑल शुड वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली एनसीईआरटी टेक्स अस टू द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे लिए भी कोई आसान बात नहीं रही है। वी आर अ वेरी वेरी डाइवर्स नेशन, हमारे यहाँ हर चीज़ की डाइवर्सिटी है। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, जिस बैकग्राउंड में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वो देखिए। भारत का एक दर्दनाक पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, रिलीजियस डिफरेंसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, उसके अलावा ब्रिटिश बहुत सारे गेम प्लान्स खेल के गए, और जिनमें से जो उनका फाइनल गेम प्लान था, जो प्रिंसली स्टेट्स थे भारत के, उनको कहा आप चाहें तो भारत में रहें, इंडिया में रहें, आप चाहें तो पाकिस्तान में जाएं, या आप चाहें तो अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी, इससे हमारे देश के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते थे। तो इट वॉज अ बिग टास्क। ऑफकोर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ ग्रेट रोल इन इट। द आइडिया वॉज कि कैसे भारत को कंसोलिडेट किया जाए। तो समझिए कितने मुश्किल सर्कमस्टांसेस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। एंड स्टिल आई ऑलवेज से आप लोग उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं, कुछ लकी लोगों में से हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का मौका मिल रहा है। बिकॉज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, नॉट एवरीबडी गेट्स अ चांस टू रीड, बिकॉज जो प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं, यूजुअली बहुत ही कम लोग जेन्युइनली कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट लेते हैं। थैंक यू स्टार्स कि किसी रीजन से यू आर गेटिंग टू नो दिस विजनरी डॉक्यूमेंट। तो ऑब्वियसली बात टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग स्टार्ट हुई। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा, उसके क्या आइडियल्स होंगे, ये ऑलरेडी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान डिस्कस हो चुका था। लेट्स टॉक अबाउट 1928। मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था,
1931 में बाकायदा रेजोल्यूशन पास हुआ था कराची सेशन में, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस हुए और पास भी हुए, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी, इक्वालिटी होगी, माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा. So it is not that the basic values were decided only when the Constituent Assembly started meeting. Even before that, during the freedom struggle, क्योंकि इतना लंबा freedom struggle चला है, इतने visionary लोग इसमें involved थे, already they had started planning as to how Indian Constitution would look like. दूसरा फायदा देखिए हमें क्या हुआ, हमारे लीडर्स वर ऑलरेडी फेमिलियर विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. तो लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, जुडिशरी की कैसे फंक्शनिंग है, इन बातों को लेकर ऑलरेडी देवर अवेयर. आई नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, बिल्कुल फेयर इलेक्शंस नहीं थे, बट जिन लोगों ने भी इन प्रोविंशियल असेंबलीज में, लेजिस्लेचर्स में पार्टिसिपेट किया था, दे ऑलरेडी न्यू व्हाट द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन वुड लुक लाइक. इसलिए आप देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी कितनी प्रोविजंस हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए हैं, दिए हैं, बिकॉज दे सूटेड द नीड्स ऑफ आवर कंट्री. इसके अलावा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो काफ़ी एनलाइटेंड, काफ़ी वेल रेड लोग थे. इनमें से कई लोगों ने बहुत सारी जगह से इंस्पिरेशन ली. टॉक अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, टॉक अबाउट डेमोक्रेसी प्रैक्टिसेस इन ब्रिटेन, यूएस का बिल ऑफ राइट्स हो, या रशिया का सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हो, या सबसे इंस्पायर होके जो भी बेस्ट था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया. तो कई बार कहा भी जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड डॉक्यूमेंट. वेल यस, इट इज बोरोड, बट इट इज एन इनोवेटिव बोरोइंग. तो ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया गया था. इंडियन सिचुएशंस में जो चीजें सूट कर रही थी, हमारे लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, उसको अडॉप्ट किया गया, एंड दैट्स हाउ द पार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे. तो याद रखिएगा, जो ड्राफ्टिंग का काम था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जब मिला, तो दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. अब सवाल ये बनता है कि मैम क्या इलेक्शंस में सबने पार्टिसिपेट किया, वाज इट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? नहीं, ये बात सही है दैट इलेक्शंस वर नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बट इस समय पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे वहां से ये लोग चुनकर आए. सो इन अ वे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड. इलेक्शंस हुए थे जुलाई 1946 में, और पहली मीटिंग दिसंबर में हुई 1946 में ही. देखिए इसके बाद हम जानते हैं इंडिया पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, और इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई. सो वन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड अदर वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसमें हुए 299 मेंबर्स, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया ऑन 26 नवंबर 1949. ऑब्वियसली इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, इसीलिए हम अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं. देखिए ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि ऑन 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन मार्क किया गया था. तो उस डे को मार्क करने के लिए, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाले डे को मार्क करने के लिए हम लोग रुके, एंड 26 जनवरी के दिन पर हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया. आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं. देखिए लेट्स नॉट मेक इट अ मोनोलॉग. अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे भी पता चलेगा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द लेक्चर और आपको चीजें समझ में आ रही है. अब सवाल ये आता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, दे वर रिफ्लेक्टिंग ओनली देयर पर्सनल ओपिनियन? दैट्स नॉट राइट. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ उसके मेंबर्स का ओपिनियन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था. अगर आप ध्यान से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और समझते हैं तो आप देखते हैं कि वो ब्रॉड कंसेंसस पे बेस्ड था. उसमें बहुत सारे ओपिनियन से, बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन था. कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काफी रिप्रेजेंटेटिव थी. देखिए कारण ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, नाउ सम ऑफ यू मे से कि मैम ज्यादातर मेंबर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, अग्रीड, बट वो इंडियन नेशनल कांग्रेस आज की इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी नहीं थी. इट वाज वेरी डाइवर्स इन इटसेल्फ. इट वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो हर ग्रुप को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही थी. तो वो मेंबर्स जो उस समय पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का पार्ट थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया. तो वो जो जोग्राफिकल प्रॉब्लम थी, जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, वो भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखते हैं. एज आई सेड, यस इंडियन नेशनल कांग्रेस डोमिनेटेड इट, बट एट द सेम टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट अबाउट वन ओपिनियन. इट हैड डाइवर्स ओपिनियन, बहुत सारे सेगमेंट के ओपिनियंस, क्लासेस, लैंग्वेज, रिलीजियस ओपिनियन, ऑक्यूपेशनल ओपिनियन वहां पर प्रेजेंट थे. इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू से कि अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती तो वो कोई बहुत अलग नहीं होती, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑलरेडी काफी रिप्रेजेंटेटिव थी. एंड
the point is not just how it was made, the point is also how it worked. बहुत ही सिस्टमैटिक, ओपन, कंसेंसुअल मैनर में इन्होंने काम करा. आप देखते हैं पहले जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनसे उनको अग्री किया गया, एक ड्राफ्ट बनाया गया. बाय द वे ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरपर्सन कौन थे, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिस पे डिस्कशन हुआ. कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुए, उनमें अमेंडमेंट्स भी डाले गए. सो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है किसी एक ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया और बाकी सबने उसे मान लिया. बाकायदा देयर वाज क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन, बहुत सारे अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए. फॉर अ पीरियड ऑफ 114 डेज, 3 साल के दौरान 114 डेज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुई, कई बार बहस हुई, कई बार अग्रीमेंट हुए. इज वाई this constitution came out in the format that we know of today. बाय द वे आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं वो आज भी प्रिजर्व की गई हैं 12 बल्कि वॉल्यूम्स में. किसने कहा, क्या कहा था, किसका क्या आर्ग्यूमेंट था, कौन सा काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया गया. ऑब्वियसली एग्जाम पर्पसेस से वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू नो मोर, यू कैन डेफिनेटली वॉच देम. तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिबेट्स हैं वो. अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप डेफिनेटली इनको रेफर कर सकते हैं. अब बात करते हैं गाइडिंग वैल्यूज क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो देखिए ना, हर डॉक्यूमेंट की अपनी एक फिलोसफी होती है, हर इंसान की कुछ गाइडिंग वैल्यूज होती है जिससे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई गाइडिंग वैल्यूज ऑनेस्टी, तो मैं चाहे सेल्स का काम कर रही हूँ, चाहे मैं पढ़ा रही हूँ, चाहे मैं कोई और काम कर रही हूँ, आई बी ऑनेस्ट विथ माई वर्क. सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज सम गाइडिंग वैल्यूज जिसके ऊपर पूरा संविधान बनाया गया, जिसे दिमाग में लगकर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग की गई, और वही कहलाता है फिलोसफी ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको फिलोसफी समझनी है, सबसे अच्छा तरीका है यू लुक एट द प्रियम्बल, क्योंकि प्रियम्बल हमें वो कीवर्ड्स देता है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अचीव करना चाहते हैं. तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी के रोल के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, दैट व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग. ओके, ही माइट नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पर उनके जो थॉट प्रोसेसेस थे, उनके आइडियाज थे, वो आपको हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में देखने को मिलते हैं. रीजन भी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे थे वो कहीं ना कहीं गांधीयन आइडियाज से इंस्पायर्ड थे. एंड ऑब्वियसली देयर इज अ क्वेश्चन ऑन हिज मैगजीन ऑल्सो, कई बार पूछ लेते हैं यंग इंडिया किसके द्वारा निकाली जाती थी. तो यंग इंडिया वाज अ मैगजीन बाय महात्मा गांधी. जस्ट रिमेंबर, कुछ फैक्ट्स कई बार आपसे पूछ लेते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स महात्मा गांधी की कुछ लाइंस यहाँ दी गई हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में. जब उनसे पूछा गया हाउ डू यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा आप देश चाहते हैं फ्यूचर में, तो ही सेज दैट आई वांट अ प्लेस वेयर देयर इज नो हाई क्लास एंड लो क्लास. सो बेसिकली इक्वालिटी की बात करी, हार्मनी की उन्होंने बात करी, अनटचेबिलिटी के वो अगेंस्ट थे. हम देखते हैं आर्टिकल 17 के थ्रू अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया. ही इवन टॉक्ड अबाउट विमेन राइट्स. तो ऑल दीज आर प्राइम इंपॉर्टेंस की बातें जो महात्मा गांधी ने हमें बताई. आप प्लीज इन्हें अपने आंसर्स में यूज करिए. इसके अलावा ऑब्वियसली वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट अंबेडकर थॉट अबाउट इट. तो देखिए, अंबेडकर गांधी की कई बार इसमें डिबेट होती है. अब बोथ ऑफ देम वांटेड द सेम थिंग, बट उसको लेकर जो तरीका था वो दोनों का अलग अलग था. तो बी आर अम्बेडकर सेड, ये जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं ना, इससे हम बहुत सारे कॉन्ट्रोडिक्शंस देखेंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप राइट टू वोट तो दे देंगे, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो देश में आ जाएगी, बट प्रॉब्लम आएगी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, जहां आप इक्वालिटी उस तरीके से नहीं देखेंगे. तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदलने में टाइम लगेगा, एंड यू माइट गिव वन पर्सन वन वोट, बट दैट वोंट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम. ओके, नाउ ऑन दैट नोट यू मस्ट ऑल्सो नो अबाउट टूरिस्ट विद डेस्टिनी, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें इसके बारे में बताया. दिस वाज अ स्पीच दैट वाज गिवन बाय अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन द स्ट्राइक ऑफ द मिडनाइट, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रहा था. स्पीच दी गई, उसको बोलते हैं स्पीच विच इज कॉल्ड टूरिस्ट विद डेस्टिनी बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. जस्ट रिमेंबर दिस, ये भी इंपॉर्टेंट है. Now coming back to what is the philosophy of the constitution, as I said, what are the prime values, what are the basic ideas that the constitution believes in, उसको समझने के लिए ना, let's go to the preamble of the constitution, क्योंकि इसी में वो guiding values imbibed है. यहीं से हमें पता चलता है कि वो कौन से basic ideas हैं जिसमें हमारा constitution believe करता है. ऐसा नहीं कि ओनली इंडिया हैज अ प्रियम्बल. आप देखिए अमेरिकन मॉडल में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल है, यहाँ दिया भी गया है आपको. द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल. तो प्रियम्बल इज अ वाइटल पार्ट. बाय द वे क्वेश्चन ये भी बनता है, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यस, वेरी मच.
आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में वो कौन सा जजमेंट था जिससे ये बोला गया दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ टॉकिंग ऑफ प्रियम्बल, देखिए इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, बहुत ही हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है यूपीएससी में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का गेम बहुत है। प्रियम्बल प्रिपेयर करने का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। आप इसको मेंस में यूज कर सकते हैं, आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है, आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, आप एसेज में यूज कर सकते हैं। मेक श्योर यू थरली मेमोराइज द इंडियन प्रियम्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो इसको स्टिक कर लीजिए अपने स्टडी टेबल पे, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट प्लीज मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज बिल्ड। यहाँ पर आपका एमसीक्यू बन सकता है। देन डज इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड, ये भी एक एमसीक्यू बनेगा। यस, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड जिसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेट्स से कोई लॉ बना है, कोई एक्शन बना है, आपको इवैल्यूएट करना है कि क्या वो सही है या नहीं है। You can look at the preamble of the constitution, and it is a soul of the Indian constitution, very important। तो देखिए शुरू होता है शब्द से we the people of India, यानी कि ये कुछ लोगों द्वारा बनाया गया संविधान नहीं है। चाहे रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसे बनाया है, बट इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर कंट्री, इट रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। इट माइट बी ड्राफ्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स, बट इट बिलोंग्स टू एवरीबडी, इट कम्स फ्रॉम एवरीबडी। देन कीवर्ड है सॉवरन। सॉवरन का यहाँ मतलब क्या है? सॉवरन का यहाँ मतलब हमारे पास पूरा राइट है कि हमारे फैसले खुद हम लेंगे, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हो चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजंस हो, हमारे लिए फैसले कोई और नहीं लेगा। ये क्लियरली लिखना इसलिए जरूरी था बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी वर अंडर द कॉलोनियल रूल। तो आज हमें अगर कोई फैसला लेना है तो हमें क्वीन को फोन कर कर पूछने की जरूरत नहीं है, वी आर आवर ओन मास्टर्स। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का देखिए यहाँ पर मतलब है वो फिलोसफी जहाँ गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करेगी जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर उसको कम किया जाए, सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जाए टू द ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल। इसीलिए आप देखते हैं हमारे यहाँ स्कॉलरशिप्स, पेंशंस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स ये चलाई जाती हैं। सो वी डोंट लीव पीपल ऑन देयर ओन कि अगर आप थ्राइव कर पाए तो कर पाए, नहीं तो नहीं। वी बिलीव दैट वेल्थ शुड बिलोंग टू एवरीबडी। ऑब्वियसली यहाँ पर सोशलिस्ट पैटर्न का ये मतलब नहीं है कि इक्वल डिविजन हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास सब कुछ होगा, but the idea is to reduce the gap between the rich and the poor. Then secular, secular of course means दो बातें हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा। वन, हमारे देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो यू कांट से इंडिया इज XYZ कंट्री और इंडियन गवर्नमेंट इज XYZ belongs to XYZ religion. So government has to treat all religious beliefs equally. The state has no religion of its own. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के पास फ्री विल है कि वो चाहे जो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं और चाहे तो कोई रिलीजन प्रैक्टिस ना भी करें, ये भी उनके पास राइट है। तो दो बातें याद रखिएगा सेक्युलर के एस्पेक्ट में। वन, यू कैन प्रैक्टिस वट एवर रिलीजन यू वांट टू, एंड सेकेंड, द स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक हम इतना पढ़ के आए हैं, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये देश इस देश के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार द्वारा चलाया जाता है और वो सरकार has to work according to the constitution. It cannot work according to its own free will. रिपब्लिक, देखिए रिपब्लिक एक ऐसा देश होता है जिसका हेड ऑफ द स्टेट, हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। जिस भी देश के हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, चाहे डायरेक्टली इलेक्टेड है चाहे इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, उसको हम रिपब्लिक बोलते हैं। तो हमारे यहाँ यूरोप की तरह, ब्रिटेन की तरह नहीं है दैट क्वीन के बाद उनके सक्सेसर गद्दी पर बैठेंगे। इट इज नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन इलेक्टेड पर्सन, इसीलिए हम एक रिपब्लिक है। जस्टिस, देखिए कई सारे अकाउंट्स में लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करेगी कि चाहे वो सोशल स्फीयर हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर हो, सबको बराबर मौका मिले। लिबर्टी, इसमें टेप फॉर के थ्रू आप याद कर सकते हैं, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपके पास लिबर्टी है सोचने की, बोलने की, बिलीव करने की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अनरीजनेबल, ऑब्वियसली ये लिबर्टी अनलिमिटेड नहीं है, बट इस पे आप रेस्ट्रिक्शंस कौन से लगा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अगर गवर्नमेंट अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रही है तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी, इन द आइज ऑफ द लॉ एवरीबडी इज इक्वल, चाहे आप कितने भी अमीर हैं, गरीब हैं, एजुकेटेड हैं, नहीं है, गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर कि सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले। देखिए 100% इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है,
बट क्या सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू ग्रो? इज एवरीबडी गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड प्रूव देमसेल्व्स? फाइनली फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का यहाँ मतलब ब्रदरहुड है, बट इट इंक्लूड्स सिस्टरहुड ऑल्सो। तो इस देश के लोग आपस में मिल बांट के they live together, they should behave as if they are members of a family। भाईचारा होना चाहिए लोगों के बीच में। लुक एट हाउ इम्पोर्टेंट दीज वर्ड्स आर, इन सब पे अलग अलग सवाल बनता है। प्लीज इंश्योर कि आपको इनको लेकर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। देखिए डेट कौन सी डिसाइड की गई, 26 November 1949। मैंने आपसे कहा इस दिन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी, बट वी वेटेड टिल 26 जनवरी so that we can mark पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी बताता है? क्या वो हमें सिर्फ ये बताता है कि हम सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, सॉवरेनिटी में बिलीव करते हैं? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसकी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, यानी कि देश चलेगा कैसे, यानी कि देश में लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसे होगा, और ये सब बातें हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। दैट इज वाई इट इज अ वेरी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली इसमें अमेंडमेंट्स हुए भी हैं और आगे भी होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत ही विजनरी थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार ये बड़ा सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसको कभी टच नहीं होगा, अभी कभी अनऑल्टर नहीं हो सकता। ऐसा पॉसिबल नहीं है। समय के साथ, जमाने के बदलने के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आना जरूरी थे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऑलरेडी हमें कहा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगे और हम आपको बताते हैं कि वो कैसे कैसे आ सकते हैं। लुक एट द विजन, लुक एट हाउ इंसाइटफुल दीज पीपल वर। एंड ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी सी लीगल है बिकॉज सो मेनी लॉयर्स वर इन्वॉल्व इन द ड्राफ्टिंग। तो एक बार में ओवरवेल हमें कर सकती है, बट अगर हम इसे अच्छे से पढ़ते हैं, सिंप्लीफाइड मैनर में समझते हैं, तो हमें डेफिनेटली समझ में आता है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि कैसे गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट डिसीजंस कैसे लेगी, गवर्नमेंट पे कौन कौन सी लिमिट्स हैं, सिटीजन राइट्स कौन कौन से हैं, और अगर वो वायलेट होते हैं तो हमें क्या करना है। बेसिकली द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इट हम आगे आने वाले चैप्टर्स, आगे आने वाली एनसीईआरटीज में इंस्टीट्यूशनल डिजाइन को भी पढ़ने वाले हैं। तो दिस वाज चैप्टर 2। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली। हम ऐसे ही एक के बाद एक सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। प्लीज प्रिपेयर अलॉन्ग, प्लीज बी विथ मी, and let's complete your NCERTs. All the best. See you with chapter 3.